शहर में यह एक सामान्य दिन है जब दोस्तों का एक समूह लड़कों के सप्ताहांत में जाने के लिए तैयार हो रहा है। विंस बमुश्किल ही बिस्तर से उठ पाते हैं क्योंकि हाल ही में हुए अपने तलाक से उनका दिल टूटा हुआ है। नील नाइट स्टैंड को पीछे छोड़ रहा है, जबकि लड़की उस पर चिल्लाती है कि वह उसके साथ एक कामकाजी महिला की तरह व्यवहार करती है। ग्राहम का अपने प्रेमी के साथ भी झगड़ा होता है, ये समझाते हुए कि लड़कियों को अनुमति नहीं है। मिकी को घर में भी परेशानी होती है क्योंकि उसकी पत्नी लड़कों को जानती है। बैठकों में अक्सर वेश्याएं शामिल होती हैं। अपनी पत्नी को उसे तलाक देने से रोकने के लिए उसने सोते समय उसकी उंगली में अंगूठी चिपका दी। पैट्रिक अपनी पत्नी की डांट सुनने के बजाय अपनी तनाव चिकित्सा रिकॉर्डिंग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में उन्हें अपने माता पिता के साथ रात का भोजन करना था। अंत में मैट है, जो एक कॉमिक शॉप का मालिक है और काल्पनिक पात्रों को लेकर छोटे बच्चों के साथ बहस करता है। आज उसने गरीब बच्चे के साथ इतनी बदतमीजी की कि दुकान की खिड़की तोड़ दी जाती है। लड़के एक बार में मिलते हैं जहां वे आने वाले सप्ताहांत के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हैं, जैसे कि गोल्फ खेलना। हालांकि विंस शांत और उदास रहता है, खासकर जब वह अपने बटुए में अपनी पूर्व पत्नी की तस्वीर पाता है। इस बीच बेंसी को देर हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अपना फ़ोन घर में भूल गया था, और मामले को बदतर बनाने के लिए उसने खुद को बंद करके चाबियां भी अंदर छोड़ दी। उसके दोस्त उसे फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि वह जवाब नहीं देगा, उन्हें लगता है कि वह आलसी है। कुछ ही समय बाद जिस मिनीबस को उन्होंने किराए पर लिया था वह आ गई और उन्होंने पाया कि ड्राइवर एक महिला है। नील तुरंत उसका नाम कैंडी रख देता है, जिससे उसकी बदनामी होती है। प्रतीक्षा से थककर समूह बेंसी के साथ जाने का फैसला करता है, जो अब सड़क के बीच में है क्योंकि उसकी वैन टूट गई थी, और यहाँ तक कि एक यातायात प्रवर्तक यात्रा के दौरान उसके वाहन का मजाक उड़ाता है। कैंडी मूडली को ये कहकर खुश करने की कोशिश करती है कि तलाक से भी बदतर चीजें हैं, जैसे हत्या, और आश्चर्यजनक रूप से ये विंस को बेहतर महसूस कराती है। वो ये जानने के लिए भी उत्सुक है कि उन्होंने मूडली को एक गंतव्य के रूप में क्यों चुना, क्योंकि यह जंगल के बीच में एक छोटा मृत अंत है। विंस बताते हैं कि वे मिकी की नैन के घर में रहेंगे जब तक वह दूर नहीं होगी। नील उत्साह से कहते हैं कि उस गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से 1 के मुकाबले 4 अधिक है। कुछ घंटों बाद मिनीबस अचानक रुक जाती है क्योंकि सड़क सड़े गले जानवरों से अवरुद्ध हो जाती है। सबसे पहले लड़कों को अभिनय करने में बहुत घृणा होती है, लेकिन जब कैंडी अजीब कारक की परवाह किए बिना अकेले काम करना शुरू कर देती है तो विंस मदद करता है। इस बीच मिकी ने साझा किया कि उसकी नैन एक क्रूज पर है, जबकि बिल्डर्स उसके घर को ठीक कर रहे हैं और समूह को पता चलता है कि बुढ़िया नहीं जानती कि वे आ रहे हैं। उस समय विंस को उसकी पूर्व पत्नी का फोन आता है और याद दिलाता है कि उसे कागजात पर हस्ताक्षर करने हैं, और मिकी को उसकी पत्नी से एक मिलता है जो उसके प्लेस्टेशन को धमकी देता है। नील इस सब रोना से थक जाता है और सभी को अपने फ़ोन को बैग में दूर रखने का आदेश देता है ताकि वे आराम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। कुछ समय बाद वे मूडली पहुंचते हैं, और जब लड़के मिनीबस से उतरते हैं तो कैंडी उसकी आंखों पर बूंदें डालती है क्योंकि वे लाल हो गई हैं। सूर्यास्त से ठीक पहले का समय होता है, फिर भी किसी तरह गांव सूना सूना लगता है। समूह चारों ओर से शुरू होता है और जब वे एक फुटबॉल देखते हैं तो वे इसे हंसने के लिए किक करते हैं बिना यह महसूस किए कि इसमें खून का पानी का छींटा है। आसपास किसी को न पाकर ग्राहम ने फैसला किया कि मिकी उनके रहने के लिए घर तैयार करने के लिए उनके नान के घर में घुस जाएगा, जबकि उनके लड़के शराब पीने जाते हैं। पब के रास्ते में मैट समूह से अलग हो जाता है, बनिंग विच नामक एक दुकान के बारे में उत्सुक हो जाता है जो प्रदर्शन पर सभी प्रकार की सकल सामग्री है। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि एकमात्र अभियान पोस्टर उसी महिला राजनेता के हैं जो वाश पाउडर के एक ब्रांड द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है, और अन्य को फाड़ दिया गया था। इस बीच मिकी अपने नान के बगीचे में अतिरिक्त चाबियों के एक सेट के लिए सभी गेंडा गनोम के नीचे देखता है। लॉन मोवर पर कटे हुए हाथ को नोटिस नहीं करता है। एक बार जब उसे चाबी मिल जाती है तो अंत में वह बार पर एक खूनी हाथ के निशान को नोटिस करता है। जिज्ञासु वह बार के पीछे देखता है और एक दुल्हन जोबी को दिलचस्प खाते हुए देखकर चौंक जाता है। जब वह उसे देखती है वह एक कुल्हाड़ी पकड़ लेती है और पब में उसका पीछा करना शुरू कर देती है। नील खुद को बाथरूम में शौच करता है और अगले स्टॉल में महिला को देखता है, उसके मासिक से ज़्यादा खून गिरना चाहिए। फिर वह समूह में शामिल हो जाता है और देखता है कि हवा में बदबू आ रही है। काउंटर के पीछे एक सड़ी हुई लाश होने के बिना समूह चेक करता है क्योंकि कोई भी उनकी सेवा नहीं करेगा। समूह मैट को खोजने के लिए वापस जाता है और वे देखते हैं कि सड़क के नीचे एक भिखारी कैसे दिखाई देता है।
वे आश्चर्य करते हैं कि क्या उन्हें उसके कुछ सिक्के उछालने चाहिए, लेकिन अचानक सार्जेंट गेविन भिखारी पर कूद जाता है और उसे अपने चाकू से मारने की कोशिश करता है। लोग महिला की मदद करने के लिए दौड़े और विंस ने गेविन को उसे मुक्का मारने के लिए उकसाया, लेकिन गेविन ने उसे आसानी से पलट दिया। नील भी लड़ाई में शामिल होता है और सैनिक को सीने से लगाता है, केवल गेविन को उसे फेंकने के लिए। तभी भिखारी ने चाकू चुरा लिया और नील के हाथों में वार कर दिया। गेविन समझाने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन विंस उसे बाहर कर देता है। उस समय मिकी आता है और भिखारी के सिर को बगीचे के सूखती से मारता है। ये प्रकट करता है कि वह वास्तव में एक भयानक ज़ोंबी है। तब मिकी बताती है कि गांव एक छोटा ज़ोंबी सर्वनाश है और उस गली की ओर इशारा करता है जहां संक्रमित महिलाएं उनसे संपर्क कर रही हैं। समूह एक बेहोश गेविन को ले जाने वाली मिनीबस में वापस जाता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि कैंडी अब भी संक्रमित है। नील तुरंत मिनीबस के दरवाजे बंद कर देता है और लोग नान के घर दौड़ने का फैसला करते हैं। रास्ते में एक घायल सैनिक को बाड़ पर जकड़े हुए देखकर उन्हें घृणा होती है। बंदूक वापस लेने के लिए नील उसके पास जाता है, लेकिन उसी क्षण सिपाही जाग जाता है और उसे बताता है कि बंदूक खाली है। वह उन्हें जंगल में न जाने की चेतावनी भी देता है और विंस के पूछने पर हंसता है कि वहाँ क्या है। अचानक ज़ोंबी दुल्हन सैनिक के पीछे दिखाई देती है और डर से चिल्लाते हुए उसके सिर को 2 भागों में विभाजित कर देती है। समूह भाग जाता है और नाना के घर पहुंच जाता है, जहां मिकी को लाखों की जेब में चाबियां खोजने में परेशानी होती है। उसके दोस्त बिल्डरों द्वारा छोड़ी गई पेंट की बाल्टियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें लाश पर फेंकना शुरू कर देते हैं, जबकि एक संक्रमित हेयरड्रेसर मैक पर हमला करने के लिए काफी करीब पहुंच जाता है। सौभाग्य से विंस उसे काले रंग के साथ आश्चर्यजनक रूप से रोकने का प्रबंधन करता है। फिर मिक यह अंत में चाबियां पाता है और समूह घर में घुस जाता है, जिससे भीड़ पीछे हट जाती है। विंस गुस्से में है क्योंकि उनका सप्ताहांत बर्बाद हो गया है और नील मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में कोई संकेत नहीं है। पैट्रिक नील को उसके घाव के लिए एक नम तौलिया देता है, ये देखते हुए कि वह मुड़ नहीं रहा है। उन्होंने जो भी ज़ॉम्बीज़ देखे हैं वे सभी महिलाएं हैं, इसलिए सामान्य काटने के बजाय विंस को लगता है कि हवा में कुछ हिस्सा है जो केवल महिला शरीर को प्रभावित कर रहा है। उस समय नील खिड़की से बाहर देखता है और कौवों के एक झुंड को देखकर हैरान रह जाता है। अचानक चीख से गेविन जाग जाता है और वह बताता है कि गांव के सभी पुरुष मर चुके हैं। मैक का अनुमान है कि यह एक जैविक हथियार होना चाहिए जो नियंत्रण से बाहर हो गया है, लेकिन गेविन ने इसका उत्तर वर्गीकृत किया है। तनाव बढ़ता है क्योंकि समूह अधिक जानकारी की मांग करता है, लेकिन फिर पैट्रिक केतली के उबलने की घोषणा करता है और हर कोई चाय के लिए अंग्रेजी लड़कों की तरह बैठ जाता है। ये पता चला है कि गांव में इलाज की खोज के लिए कोई भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहा है और यह कि अधिकांश भीड़ जंगल में ताज़ा मांस खोजती है। भागने के लिए बेताब लोग सहमत हैं कि उन्हें मिनीबस को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। चूंकि नील हमेशा कहता है कि महिलाएं उससे प्यार करती हैं, इसलिए वे उसे लोअर कैंडी के बाहर भेज देते हैं। अपने घाव की गंध का उपयोग करते हुए नील कैंडी को मिनीबस छोड़ने का प्रबंधन करता है और बाकी समूह वाहन में भाग जाता है। दुर्भाग्य से जैसे ही वे इंजन चालू करते हैं, पीछे की सीटों के पीछे से 2 ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। लोग फिर से दौड़ना शुरू करते हैं और पैट्रिक फोन के साथ बैग को हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ोंबी दूसरे छोर को पकड़ लेता है और वे तब तक संघर्ष करते हैं जब तक पट्टा टूट नहीं जाता। फिर दूसरी लाश उस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करती है, लेकिन पैट्रिक उसे चकमा देता है और एक बिलबोर्ड की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। ज़ोंबी उसे पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी से उसके पैर को घायल कर देता है, लेकिन पैट्रिक जा रहा है और बिलबोर्ड पर चढ़ जाता है जहां वे उस तक नहीं पहुंच सकते। जब उसने बैग की जांच की तो फोन के बजाय गोल्फ की गेंदें पाकर वह निराश हो गया। शेष समूह गली में लाश से घिरा हुआ है, बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उस समय पैट्रिक गोल्फ की गेंदों को बेसबॉल की तरह मारना शुरू कर देता है और व्याकुलता प्रदान करने के लिए लाश को मारना शुरू कर देता है। विंस और मैट एक खिलौने की दुकान में छिप जाते हैं, जबकि गेविन, ग्राहम और मिकी एक परिधान की दुकान में प्रवेश करते हैं। लेकिन अचानक किसी ने उसे खिलौनों की दुकान पर दस्तक दे दी। विंस को पता चलता है कि वे दरवाज़ा बंद करना भूल गए हैं। वह अपने कुछ तरल पदार्थ को लाश के हाथ पर डालता है और विंस के लाइटर का उपयोग करके उसे रोशन करता है। परिधान की दुकान पर ग्राहम लाश को जलते हुए देखता है, लेकिन गेविन उसे खिड़की से दूर खींचकर इशारा करता है कि उन्हें नीचे लेटने की जरूरत है। वे जगह का पता लगाते हैं, खून से लथपथ फर्श और एक सिर कटा हुआ सिर। फिटिंग रूम में एक शेल्फ पर एक संक्रमित सर्स लेडी है जो उन्हें तुरंत देख लेती है,
इसलिए गेविन उस पर अपनी आखिरी गोली का इस्तेमाल करता है। फिर वे सभी वैन के अंदर चले गए और अंत में वे दूसरी जगह चले गए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू टुडेज नाइटमेयर।